नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एएलपी CBT2, जी हाँ मेरे दोस्तों, एएलपी CBT2 इलेक्ट्रीशियन के अंदर बहुत धमाका चल रहा है और यहाँ पे 21 दिन 21 मैराथन है और आज 16 नंबर की मैराथन है। तो इससे पहले 15 हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे आज 16वीं को देखते हैं और आज का पहला प्रश्न लीजिएगा और ये है आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है आइए समझते हैं यहाँ पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक। तो यहाँ पे निम्न में से किस एकल फेज मोटर में रोटर में कोई टीथ या दांत नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी एकल फेज मोटर में कोई रोटर टीथ या दांत नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है, आइए यहाँ पे एक मोटर होती है और मोटर के अंदर रोटर होता है और इस रोटर के अंदर यानी कि अपन बात करते हैं दांते, ठीक है। और यहाँ पे या फिर आपसे पूछे कि कॉइल या वाइंडिंग नहीं होती है, ये दोनों ही इसके अंदर नहीं होती है। तो ये मोटर आपकी कहलाती है मेरे दोस्तों स्ट्रेसिस मोटर कहलाती है। कौन सी मोटर कहलाती है? स्ट्रेसिस मोटर कहलाती है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेसिस जो मोटर होती है ना, इसके अंदर जो आवाज होती है दोस्तों, आवाज, ये आवाज भी बिल्कुल नहीं होती है। इसका जो यूज किया जाता है वो आपके टैप रिकॉर्डर में, रेडियो के अंदर श्रव्य साधन होते हैं वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल होती है, ये इसकी गति बहुत ज्यादा होती है, यानी जो गति होती है वो बहुत ज्यादा इसकी क्या होती है, गति होती है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न। और 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 2 नंबर प्रश्न को ध्यान से। तो यहाँ पे एक सिंगल फेज मोटर होती है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सेल्फ स्टार्ट और श्रेणी कैपेसिटर के साथ सेल्फ स्टार्ट। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी मोटर होती है प्रेरण मोटर, तो प्रेरण मोटरों में क्या होता है कि यहाँ पे जो सिंगल फेज होती है, सिंगल फेज जो मोटर होती है सामान्यतः सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा करके अपन सेल्फ स्टार्ट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही अपन ऑक्सिलरी वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। उसको लगा करके मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। और फिर टॉर्क बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का भी अपन प्रयोग कर देते हैं। तो मेन रूप से इसमें आता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सेल्फ स्टार्ट होती है। ये सिंगल फेज मोटर के लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ये रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे सी ऑप्शन को, यानी कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है इसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, तो अपन कहेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक अपकेंद्रीय स्विच लगा होता है जो 70% रोटर घूमते ही इस वाइंडिंग को ओपन कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न आता है 3 नंबर। तो 3 नंबर को आप ध्यान से समझिएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल मोटर में से सबसे कम मूल्य की मोटर क्या है। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शनल मोटर जो होती है ये क्या माद है, तो ये जो मोटर होती है 1 HP तक की मोटर, 1 HP तक की मोटर जो होती है ना, उस मोटर को ही अपन फ्रैक्शनल मोटर के नाम से जाना जाता है। अब ये कह रहा है कि फ्रैक्शनल मोटर में सबसे कम मूल्य की मोटर कौन सी है, तो भैया यहाँ पे स्प्लिट फेज मोटर होती है। तो यहाँ पे ये आधा HP तक होती है, 0.5 HP तक होती है। ये तो कैपेसिटर स्टार्ट, ये तो इससे भी बड़ी मोटर हो गई। और सैडेड पोल मोटर, ये बहुत छोटी मोटर होती है। घड़ियों के अंदर जो होती है दीवार घड़ी, उसमें छोटी छोटी होती है, दीवार घड़ी होती है, या कूलर का पंप मोटर होता है उसमें भी मोटर निकलती है। तो ये सैडेड मोटर, तो यहाँ पे ये छायांकित मोटर होती है सैडेड मोटर, जो बहुत ही सस्ती होती है, छोटी भी होती है आकार में, ठीक है। दक्षता भी इसकी कम होती है, 5 से 35% इसकी दक्षता होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर, और 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर का खालिस्तान का इस्तेमाल होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये होती है आपकी मिक्सी, ठीक है, मिक्सी। और ये जो मिक्सी होती है इसके अंदर हम प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल की अपन गति की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, इसकी 3000
आरपीएम से लेकर के 14,000 आरपीएम तक इसकी गति होती है। क्या लिख दिया, आरपीएम। दूसरी चीज अपन बात करते हैं, यह एक प्रकार की एसी सीरीज मोटर होती है। एसी सीरीज मोटर होती है। ये जो यूनिवर्सल मोटर होती है, ये एसी और डीसी दोनों से इसको अपन चला सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसकी जो आवाज होती है ना, आवाज होती है वो ज्यादा होती है, पड़ोसी भी सुन लेते हैं जब ये चलती है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर होती है, ये ध्यान रखना, एसी सीरीज मोटर होती है। तो मिक्सर ग्राइंडर आमतौर पर अपने यूनिवर्सल मोटर का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे समर्सिबल पंप किसी भी गहराई से पानी को उठा सकता है, क्योंकि अपनों को पता है कि बोर के अंदर अपन मोटर डालते हैं। अब मोटर बोर आपका चाहे 300 फीट हो, 400 फीट, 1000 फीट हो, 1200 फीट, 1600 फीट, कितनी भी हो, तो वो क्यों उठा लेता है? तो अपन ये कहते हैं क्योंकि उसमें चूषण पाइप नहीं होता है। चूषण पाइप का मतलब होता है, कई बार ये होता है, ऐसा पाइप होता है कि एक पाइप इधर जाता है और ये पानी को खींचता है और खींच करके फिर ये ऊपर भेजता है, जबकि इसमें ऐसा थोड़ी होता है खींचने का। यहाँ तो ये मोटर होती है और यहाँ बीच में से ये नीचे मोटर होती है, ये पंप होता है, तो ऑलरेडी पानी तो यहाँ रहता है ना, ये तो बस फेंकने का ही तो काम करता है, ऊपर खींचने का काम तो करता ही नहीं है। तो अपन कहेंगे इसमें चूषण जो पाइप होता है वो नहीं होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, राइट होगा दोस्तों। अगला यहाँ पे बात करते हैं ये 6 नंबर, और 6 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। एक पॉलीफेज प्रेरण मोटर आमतौर पर खालिस्तान होता है, स्वयं चालू होती है, नेट सेल्फ स्टार्ट होती है, धीमी गति से शुरू होती है और तेज गति से शुरू होती है। तो यहाँ पे जो पॉलीफेज की बात करते हैं, तो 3 फेज मोटर जो होती है एक प्रकार की पॉलीफेज मोटर होती है। और पॉलीफेज जो मोटर होती है ये क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, सेल्फ स्टार्ट। तो ये सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, स्वयं शुरू होती है, तो धीमी गति से स्टार्ट होने वाला होता है। तो भैया बात करते हैं यहाँ पे, देखो धीमी गति से ही होती है, यह सेल्फ स्टार्ट होती है, नेट सेल्फ स्टार्ट होती है, तेजी से शुरू होती है और धीमी गति से स्टार्ट होती है। केवल धीमी गति से स्टार्ट होती है, लेकिन स्वयं शुरुआत थोड़ी का है, स्वयं शुरू होती है, यानी सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो टॉर्क रहता है वो डीसी मोटर की अपेक्षा तो कम रहता है, लेकिन सिंगल फेज जो अपनी मोटर होती है उससे ज्यादा होता है। तो ऐसे क्लियर इसने नहीं किया, केवल ये पूछ रहा है तो अपन ये कर देंगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये, और अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ एक न्यूमेरिकल दे दिया, 3 चरण 6 पोल 24 स्लॉट एसी मोटर में पोल पिच क्या होती है। तो दोस्तों पोल पिच क्या होती है, तो निकालिएगा पोल पिच। पोल पिच का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो पोल पिच का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे खांचों की संख्या, क्या, खांचों की संख्या। तो ये खांचों की संख्या बटे के अंदर बात करते हैं, यहाँ पोल की संख्या, किसकी बात करते हैं, पोल की संख्या। तो ये खांचों की संख्या प्रश्न में दे रखी है यहाँ पे 24 स्लॉट्स, तो ये 24 स्लॉट्स है, और यहाँ पे पोल की जो संख्या है वो 6 पोल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन 6, तो 6 चौक का 24, यहाँ पे 4, तो ये 4 हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या आ रहा है, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है। और 8 नंबर प्रश्न क्या है, समझते हैं 8 नंबर को। यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग आरंभ होते समय और गति करते समय खालिस्तान कनेक्शन से जुड़ी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग आरंभ होते समय, दोस्तों ध्यान रखना, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है तो शुरू में, आरंभ का मतलब होता है शुरू में, यानी प्रारंभ। तो ये हो गया शुरू यानी प्रारंभ में। तो प्रारंभ में तो दोस्तों ये किस में होती है, स्टार में होती है, लेकिन जो रनिंग अवस्था होती है, रनिंग में कैसी होती है, डेल्टा के अंदर होती है। तो यहाँ पे बात कर रहा है आरंभ होते समय और गति करते समय। तो गति में तो डेल्टा में होगी ना, गति तो डेल्टा में होगी, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो पहला राइट हो जाएगा ये, क्योंकि स्टार के अंदर देते हैं, क्योंकि अगर शुरू में डेल्टा में दे देते हैं तो वहां धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसको शुरू में स्टार के अंदर चलाया जाता है। नेक्स्ट अगला आता है 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों यहाँ पे,
9 नंबर प्रश्न होता है आपका, गिलहरी पिंजरा मोटर का गति नियंत्रण किस साइड से करते हैं? गिलहरी पिंजरा मोटर का गति नियंत्रण किस साइड से करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे गिलहरी पिंजरा मोटर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पोल नियंत्रण, अगर विधियां की बात करते हैं तो अपन कहते हैं एक होती है यहाँ पे पोल नियंत्रण, पोल नियंत्रण विधि होती है। दूसरी यहाँ पे अपन बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नियंत्रण विधि होती है। तीसरी बात करते हैं एक वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण, और एक होती है दोस्तों वो तो कैस्केड के अंदर आ जाती है, कैस्केड गति नियंत्रण। ये तीन होती है यहाँ पे, ये तीन के द्वारा नियंत्रित करते हैं। और ये तीनों के तीनों जो होती है ये कहाँ से कंट्रोल करेंगे? तो अपन कहेंगे ये स्टेटर से कंट्रोल होती है। किससे द्वारा? केवल स्टेटर के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। ठीक है, गिलहरी पिंजरा। अगला आता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे अगला जो प्रश्न आता है 10 नंबर, और 10 नंबर क्या है? कौन सी मोटर का गति नियंत्रण सबसे जटिल होता है? गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का, दोनों का। तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है, जबकि गिलहरी पिंजरा के अंदर क्या होता है कि जो रोटर होता है उसमें वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग होने के बाद यहाँ पे 3 स्लिप रिंग लगाई जाती है, और नीचे 3 फेज एक रियोस्टेट होता है। ये इसको घुमा करके गति को नियंत्रण किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जटिल प्रोसेस होती है यहाँ पे स्लिप रिंग मोटर की होती है। अगर मैं डीसी की तुलना में बात करूं तो भैया डीसी की तुलना में तो दोनों होती है। कौन सी मोटर का गति नियंत्रण सबसे जटिल होता है? तो देखो भैया, एसी और डीसी की बात करते हैं तो एसी का जटिल होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर गिलहरी और स्लिप में से दोनों की बात करते हैं तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का क्या होता है? जटिल होता है इसकी तुलना में, और डीसी की तुलना में दोनों होता है। तो डीसी की तुलना में अगर करते हैं तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आता है 11 नंबर यहाँ पे, और 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, एक वोल्टेज को प्रत्यावर्ती तब कहा जाता है जब यह, तो दोस्तों यहाँ पे जब यहाँ पे अपन कहते हैं जब इसकी दिशा और वोल्ट मान, दिशा और मान, दिशा व मान दोनों क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। क्या हो जाए? दोनों परिवर्तित होते हैं। तो दिशा भी और मान भी दोनों ही परिवर्तित होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे वो एसी कहलाती है। परिमाण दिशा, परिमाण और दिशा दोनों, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी होता है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न लीजिएगा यहाँ 12 नंबर, और 12 नंबर है ये, श्रेणी परिपथ में फेजर आरेख खींचने के लिए कौन सी राशि संदर्भ के रूप में लिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे श्रेणी परिपथ चल रहा है और श्रेणी में धारा बिल्कुल एक समान होती है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकता होता है, अधिकतम प्रवेश्यता होती है, प्रतिघात होता है, प्रवेश्यता होता है। दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखो अगर आप बात करते हो यहाँ पे नंबर 1 जैसे कि मैंने लिया प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का यहाँ पे जो विलोम होता है ना, यहाँ पे प्रतिरोध का जो विलोम होता है ये चालकता होता है। ठीक है, चालकत्व कह दो इसको, यानी कि अपन कहेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस। ये यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रतिबाधा, प्रतिबाधा यानी कि प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का जो विलोम होता है एडमिटेंस, और एडमिटेंस यानी प्रवेश्यता, प्रवेश्यता, ये होता है एडमिटेंस, एडमिटेंस, ये इसका विलोम होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे प्रतिघात, प्रतिघात, और प्रतिघात जो होता है वो होता है आपका क्या? ससेप्टेंस, ससेप्टेंस यानी कि संवाहिता, संवाहिता। तो ये इसका विलोम ये, 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 ऐसे याद रख सकते हो इसको। एक होता है रिस, एक होता है कर, और एक होता है ए। ये 2-3 शब्द याद रखो।
यहाँ पे ये इसका विलोम है, ये इसका विलोम, ये इसका विलोम, ये इसका विलोम, ये इसका विलोम, ये इसका विलोम। तो यहाँ पे रिस यानी कि ये होता है रिएक्टेंस और ये होता है ससेप्टेंस। तो रिएक्टेंस ससेप्टेंस, रिएक्टेंस ससेप्टेंस, कर यानी कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस हो गया। ए यानी ए फॉर एडमिटेंस, ई फॉर इम्पीडेंस। तो एडमिटेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ये तो आराम से याद आप रख सकते हो दोस्तों। तो प्रतिबाधा का व्युत्क्रम है, तो प्रतिबाधा का यहाँ पे आ गया एडमिटेंस। एडमिटेंस का मतलब क्या हो गया? प्रवेश्यता। तो यहाँ अधिकल्पत प्रवेश्यता, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी होता है। अगला लेते हैं और अगला आता है यहाँ पे आपके 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं 14 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक। तो देखिएगा 14 नंबर प्रश्न को, ज्यावक्रीय राशि के सभी तात्क्षणिक मानों का औसत मान एक चक्र में होता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है वो, क्या नहीं होता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे बनाइएगा आप सीधा ये, ठीक है। और यहाँ पे ये ज्यावक्रीय हो गया और ये कह रहा है कि इसके अंदर ये तात्कालिक मान, और तात्कालिक जो मान होते हैं इनका क्या निकालना है दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे तात्कालिक मान है। तात्कालिक, तात्कालिक मान और तात्कालिक मानों का औसत, और इनका जब औसत निकाला जाता है तो तात्कालिक मानों का जो औसत होता है वो औसत मान कहलाता है। वो क्या कहलाता है? औसत मान कहलाता है। और जो औसत मान होता है ना वो कितना होता है? 0.637 होता है। 0.637 होता है। लेकिन ये जो 0.637 होता है ये आधे चक्कर का होता है, आधे चक्कर का होता है ये, और हमेशा आधे चक्कर का ही निकाला जाता है। औसत जो मान होता है ये हमेशा आवेश संरक्षण पर होता है, यानी आवेश सिद्धांत पर। औसत जो मान होता है ये हमेशा डीसी मापक यंत्र दर्शाते हैं, डीसी मापक यंत्र, तो ये मापते हैं। यहाँ पे अगर वो पूरा मापता है तो मेरे दोस्तों इसका भी क्या हो जाएगा? 0.637 हो जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव में 0.637 है, ये पॉजिटिव में, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? क्रॉस हो जाते हैं, यानी कट जाते हैं। और हमसे पूछा जाए कि पूरे चक्कर का मान कितना होता है, तो पूरे चक्र का मान क्या होता है, तो भाई साहब आप क्या करो, 0.637 प्लस और यहाँ पे माइनस का 0.637, तो यहाँ पे 0.637 ये, तो ये माइनस का है और ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो अपने पास में क्या बचेगा? 0। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है और 15 नंबर प्रश्न है। और 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि आर एल परिपथ का समय नियतांक क्या होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे समय नियतांक, समय नियतांक का मतलब होता है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट होता है। तो टाइम कांस्टेंट जो होता है ये क्या है, तो अपन कहते हैं कोई भी कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर बिल्कुल डिश है, और बिल्कुल वो डिश है, तो उसको पहली बार में जब चार्ज किया जाता है तो वो 63% चार्ज होता है, और 63% चार्ज होने में लिया गया जो समय होता है वही आपका समय नियतांक कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इसका अगर मैं प्रतीक पूछूं, प्रतीक, तो भैया प्रतीक क्या होता है? इसका टाउ होता है यू। और अगर मात्रक की बात करूं तो मात्रक होता है इसका सेकंड, क्या होता है? सेकंड। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ एक होता है आर एल परिपथ, ठीक है, परिपथ, एक होता है यहाँ आर सी परिपथ, तो यहाँ आर एल परिपथ में अगर टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है वो, तो टाउ बराबर होता है एल बटा आर, एल बटा क्या होता है? आर होता है। अगर वो आर सी के अंदर पूछ रहा है तो यहाँ पे टाउ बराबर होता है आर सी, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो। दूसरा एक पूछते आर एल सी परिपथ, तो यहाँ पे टाउ बराबर होता है यहाँ पे एल बटा आर सी, इस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने तीनों का बता दिया जो भी है, और
आर एल का पूछ रहा है तो आर एल का तो एल बटा आर, एल एल बटा आर, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 नंबर, और 16 नंबर क्या है, तो ये देखिएगा दोस्तों, अभी तक आपने भोकाल वीडियो नहीं देखी है, भोकाल महामैराथन नहीं देखा है, तो आप एक बार उसे देख लेना, क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको फिर कोई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में रोकने वाला नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आप बहुत अच्छे से उसको एक बार पूरा रिवाइज कीजिए, तरीके से देखिए, और लाइक नहीं किया, सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे ये लगता है कि मेरे परिवार के सदस्य नहीं है बिल्कुल। क्योंकि सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि आपका रजिस्टर्ड हो जाता है हमारे पास, और रजिस्टर हो जाता है तो वहाँ ये लगता है कि हाँ यार, क्योंकि भोकाल वीडियो को लगभग अभी 15,000 कैंडिडेटों देख चुके हैं, और 15,000 कैंडिडेट लगभग देख चुके हैं, लेकिन अपने सब्सक्राइबर कितने, अभी 7,000 भी नहीं हुए। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों, क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर इसमें कोई पैसा लगता है कि 10-20 रुपए आपके सब्सक्राइब करने में कट जाते हैं तो प्लीज आप मत करना, लेकिन आपको मेहनत से, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं यार लोग, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, फिर पढ़ाते हैं, सब कुछ आपके लिए करते हैं, और आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे कि आप हमें पैसा दीजिए, केवल एक सब्सक्राइब मांगते हैं, वीडियो को लाइक करने के लिए कहते हैं। उससे ये होता है कि हाँ, ये वीडियो के अंदर इतने लाइक हैं, यानी इतने कैंडिडेट देखे। तो प्लीज यार दोस्तों, इतना सा मेहरबान आप हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इतना सा तो आप लोग कर दिया करो। तो थोड़ा सा आप सारे कैंडिडेट एक एक बार शेयर करोगे, शेयर करने से क्या है, अपने यार दोस्तों को और पता चलेगा, और पता चलेगा तो वो भी तो सब्सक्राइब करेंगे ना। तो ऐसे ही अपना परिवार जो छोटा सा है वो काफी बड़ा हो जाएगा दोस्तों। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब खुद भी करें और औरों को शेयर करके जरूर करवाएं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक 4 पोल अल्टरनेटर, यदि एक 4 पोल अल्टरनेटर 3000 आरपीएम पर चल रहा है तो जनरेटर की हुई ईएमएफ आवृत्ति कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि 4 पोल है और 3000 आरपीएम है, तो आवृत्ति कितनी होगी? तो F बराबर क्या होता है, F बराबर पी एन अपोन में 120 होता है। P कितना है, 4 है, N 3000 दे रखा है प्रश्न में, और ये 120 है। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, और 4 से ये 3 बार कट गया, 3 से ये कटेगा सीधा, तो अपन कहेंगे यहाँ पे 100 हटा आ जाएगा, राइट ऑप्शन सीधा हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न होता है यहाँ पे 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो क्वाइल स्पैन खालिस्तान डिग्री होता है। आप कुछ मत कीजिए, इसको सीधा सीधा निकालने के लिए 5/6 यानी कि 180 से इंटू कर दिया करो। तो यहाँ पे 6 से ये गया, 6 4 36 18 जीरो, और 3 5 15 यानी कि 150 डिग्री आ जाता है। तो राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होता है। अगला आता है यहाँ 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न क्या है? तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण इसके, तो पावर फैक्टर का निर्धारण इसके गति से होता है, लोड से होता है, एक्साइटेशन से होता है, और प्राइम मूवर से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पावर फैक्टर जो होता है अल्टरनेटर का, पावर फैक्टर होता है PF। तो यहाँ किससे होता है, गति से होता है, लोड से होता है, एक्साइटेशन से होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि वो लोड से होता है। किससे होता है, लोड से होता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अगला 18, क्योंकि हाँ, तो 18 हो गया, 19 नंबर लीजिएगा, और ये 19 नंबर आता है यहाँ पे टर्बो अल्टरनेटर में सामान्यतः होता है। दोस्तों यहाँ पे जो टर्बो अल्टरनेटर होते हैं उसमें सामान्यतः कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। यहाँ पे ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है यहाँ पे बेलनाकार, और एक होता है यहाँ पे सैलिएंट, और ये सैलिएंट होता है। और बेलनाकार होता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, टर्बो कहते हैं, बहुत तेज गति करने वाला। तो इसकी गति अधिकतम कितनी होती है, 3000 होती है, और इसकी अधिकतम गति कितनी होती है, तो अपन कहेंगे 1000 तक होती है। इसमें अधिकतम जो पोल होते हैं वो 40 होते हैं, इसमें अधिकतम पोल होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये उच्च वोल्टेज पैदा करता है, ये निम्न वोल्टेज पैदा करता है। यहाँ पे ये आवाज जो होती है, आवाज की अगर बात करते हैं, शोर वो बिल्कुल कम करता है, और ये क्या करता है, ज्यादा करता है। तो ये आपका हो चुका
है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है 20 नंबर। और 20 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 20 नंबर को। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या है, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज को वेव फॉर्म होता है। तो भैया वेव फॉर्म अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज, अच्छा आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहा है, तो आउटपुट में तो मेरे दोस्तों वो एसी देता है, यानी साइनसोइडल होता है, स्क्वायर होता है, ट्रिगोनल होता है, साटूथ होता है और साइनसोइडल होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, ये होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 21 नंबर। और 21 नंबर क्या है, आइए देखते हैं। मनुष्य का शरीर इसलिए आघात या शोक महसूस करता है क्योंकि शरीर से होकर खालिस्तान का प्रवाह होता है। अरे भाई, मनुष्य में झटका कब लगेगा, जब उसके शरीर से धारा प्रवाहित होगी तभी तो झटका लगेगा। धारा होगी, शक्ति होगी, वोल्टेज होगा, आपूर्ति होगी, तो अपन कहेंगे धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि यहाँ पे विद्युत झटका होता है, धारा की मात्रा पे डिपेंड होता है। मात्रा का मतलब होता है धारा और समय दोनों पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे 21 नंबर में ए ऑप्शन है। तो 22 नंबर लीजिएगा। और 22 नंबर में क्या है, तो ये 22 नंबर है, इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले उस बल को क्या कहा जाता है जिसके कारण वे विद्युत परिपथ में गतिमान होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले उस बल को, यानी कि मैं ये कहता हूं सीधा सा ये, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कार्य करने वाला बल, इलेक्ट्रॉन अपने आप थोड़ी गुजरते हैं भाई, धारा को प्रवाह करने के लिए लगाया गया बल ही तो क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगाया जाता है उसे अपन ईएमएफ कहते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय नहीं होगा, विद्युत वाहक बल होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर। और 23 नंबर प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं 23 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युतीय रूप से सजीव भाग को स्पर्श करता है तो सोपानी विभव यानी स्टेप पोटेंशियल कहलाता है। दोस्तों समझना, यहाँ पे अगर ये कोई पोल है, ये ठीक है, और यहाँ तार जा रहे हैं, कोई तार ये इसके टच हो गया और ये पोल लोहे का है, तो सीधी बात है जमीन में ऐसे करंट जाएगा, यूं इस तरह करंट जाएगा। और यहाँ पे एक डमरू लाल यहाँ खड़ा है और ये इसके टच कर देता है, तो यहाँ इस डमरू लाल के हाथ से हाथ तक में करंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये जो करंट कहलाएगा ना, ये होता है टच पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, टच पोटेंशियल कहलाएगा। और ये अधिक भी होगा। एक यहाँ डमरू लाल है और यहाँ एक जमरू लाल है, और ये जमरू लाल है तो एक पैर तो यहाँ है इसका और एक पैर यहाँ है जमरू लाल का, और हाथ भाई साहब नीचे लटका रखा है, और फिर भी इसके करंट लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसके दोनों पैरों के बीच में जो गैप है ना, वो 0.5 मीटर से क्या है, ज्यादा है। तो इसमें जो करंट जाएगा वो इसके योग फला होगा। तो यानी कि अपन कहेंगे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो करंट धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है, वो घट रहा है। तो ये ज्यादा में है और ये कम में है, तो इधर करंट लगेगा। तो ये जो होता है ये स्टेप पोटेंशियल होता है, स्टेप पोटेंशियल होता है। अब डमरू लाल को कैसे जाना चाहिए, दोनों पैर चिपका के और मेंढक की तरह क्या जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, स्टेप करते हुए जाना चाहिए। तो ये तो होता है कम और ये होता है ज्यादा। अब ये क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी उपकरण को विद्युतीय रूप से सजीव भाग को स्पर्श करता है यानी टच पोटेंशियल कहलाएगा। तो हाथ और पैर के बीच में होता है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं है। विद्युत चालित और सजीव सतह पर चलने पर व्यक्ति के दोनों पैरों के बीच का विभव और हाथ और दूसरे हाथ, तो हाथ और दूसरे हाथ के बीच होगा, दोनों पैरों के मध्य तो स्टेप पोटेंशियल होगा। और वो कह रहा है सीधा कि स्पर्श ही करता है सीधा, तो यह हाथ से दूसरे हाथ के मध्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 24 नंबर। और 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको, कि विद्युत की गति कितनी होती है। दोस्तों विद्युत की गति अपन को पता है कि 3 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे बात करते हैं 186,000 मील प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे ये 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और यहाँ पे 1,86,000 मील पर सेकंड होता है। जैसे आपसे पूछे वैसे अपन बता सकते हैं। तो इसमें देखो मील ही मील है, तो 186 ये 1000 आ जाएगा, यानी 1,86,000 मील पर सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों,
यहां पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अगला प्रश्न कौन सा है, और अगला प्रश्न आता है अपना ये, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न क्या है समझो 25 नंबर को भी। विद्युत आघात के पश्चात सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। तो विद्युत आघात के पश्चात यानी विद्युत झटका लग चुका है, अब उसके पश्चात सबसे पहले क्या करें, कृत्रिम श्वास देना चाहिए। जिस विद्युत सोर्स के संपर्क में छुए ये सुनिश्चित करना चाहिए, डॉक्टर को सूचना देनी चाहिए, देखना चाहिए कि सांस चल रही है नहीं। अरे पहले तो सबसे पहले तो ये देखो कि विद्युत झटका लगा किससे, तो मेन कोई भी बोर्ड है या और कुछ है तो वो मेन बोर्ड को जाके बंद करो। तो यहाँ पे जिससे लगा है उसका सुनिश्चित करो पहले तो कि किससे लगा है किससे नहीं लगा है, बाद में करेंगे डॉक्टर को फोन, नाड़ी दाब रही है सब चीज तो ठीक है। तो यहाँ पे पहले बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उस बैटरी को क्या कहते हैं जिसका आवेश विसर्जन के बाद पुनः स्थापित किया जाता है। यानी ऐसी कौन सी बैटरी है दोस्तों जिसमें चार्ज किया डिस हो गई, फिर वापस चार्ज किया फिर डिस हो गई, फिर चार्ज किया फिर डिस हो गई, तो उसे कहते हैं मेरे दोस्तों द्वितीयक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में क्या होता है, प्राथमिक सेल एक बार चार्ज हो जाता है शुरू में, जब तैयार करते हैं तो वो चार्जिंग होता है यानी रासायनिक क्रिया द्वारा, बाद में वो खत्म ही हो जाता है यानी मर ही जाता है, लेकिन वो दोबारा चार्ज नहीं होता। तो प्राथमिक चार्ज केवल एक बार प्रयोग होता है, जबकि द्वितीयक सेल होता है ये बार बार प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि विद्युत प्रवाह केवल डीसी के माध्यम से एक द्रव के अपघटन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो भैया डीसी का प्रवाह करना है और एक द्रव के अपघटन की क्रिया है तो विद्युत लेपन। लेपन का मतलब होता है एक छड़ के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत अपघट्य होता है, बकलिंग होता है और विद्युत अपघट्य होता है। तो यहाँ विद्युत अपघटन और अपघट्य, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, विद्युत अपघटन, बकलिंग होता है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट्य तो होता है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट्य होता है। तो बकलिंग, एक बकलिंग ये दोष होता है बैटरी में, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विद्युत अपघट्य एक होता है विद्युत अपघटन, अपघट्य इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। विद्युत अपघटन यानी कि यहाँ पे विद्युत अपघटन, तो ये विद्युत अपघटन आएगा। हाँ, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो उस प्रोसेस को विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, क्योंकि यहाँ अपघटन की प्रक्रिया पूछ रहा है तो अपघटन आ जाएगा विद्युत के द्वारा, ये ध्यान देना। अगला आता है यहाँ 28 नंबर, और 28 नंबर क्या है आइए देखते हैं। खालिस्तान के लिए सेलों को पार्श्वबद्ध, पार्श्वबद्ध का मतलब होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे समांतर, समांतर क्रम में संयोजित जुड़ जाता है तो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे चाहे तो वो बैटरी पूछ ले, ठीक है, और चाहे वो सेल कह दे। यहाँ पे श्रेणी क्रम में अगर जोड़ रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है तो वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ता है, और धारा जो होती है ना वो धारा नियत रहती है, नियत। जबकि यहाँ पे समांतर की अगर बात करते हैं, समांतर, समांतर के अंदर धारा जो होती है ना, धारा, जो धारा होती है वो धारा क्या होती है, बढ़ती है, धारा क्षमता बढ़ती है। जबकि यहाँ पे बात करते हैं वोल्टेज, धारा क्षमता यानी जो वोल्टेज होता है वो नियत होता है, यहाँ पे घटता नहीं है, नियत रहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बैटरी और सेल में अब पूछ रहा है समांतर, समांतर में धारा क्षमता बढ़ती है, तो धारा क्षमता बढ़ती है, धारा क्षमता, धारा क्षमता को उसने क्या लिख दिया, बिजली, बिजली क्षमता को बढ़ाने के लिए, बिजली क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन, और अगला आता है 29 नंबर, और 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। तो यहाँ पे ये 29 नंबर प्रश्न, खालिस्तान एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सक्रिय सामग्री कैडमियम ऑक्साइड होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, स्पंज लेड होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे स्पंज लेड होता है, क्योंकि जो प्लेटें बनी होती है वो शीशे की बनी होती है, स्पंज लेड की बनी होती है। तो ये आपका लेड एसिड सेल है। तो स्पंज लेड एक क्या होता है, एसिड सेल की सक्रिय सामग्री होती है, एक्टिव होती है, तो ये एक्टिव रहते हैं हमेशा ना। नेक्स्ट होता है यहाँ पे 30 नंबर, और 30 नंबर क्या है, तो यहाँ पे बैटरी में कौन सी दक्षता अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी, जो सेल बैटरी होते हैं
सेल बैटरी जो होती है, एक होती है एम्पियर हावर, एक होती है वाट आवर। तो वाट आवर को हम प्रयोग नहीं करते, यहाँ एम्पियर जो हावर होती है, एम्पियर हावर को हम प्रयोग करते हैं और ये ज्यादा भी होती है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा। अगला आता है यहाँ पे 31 नंबर, और 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिएगा, अर्धचालक पदार्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अर्धचालक के बारे में, एक पदार्थ जिसमें एक विद्युत रोधक यानी इंसुलेटर और एक चालक यानी कंडक्टर की चरम सीमाओं के बीच कहीं चालकता स्तर होता है। ठीक है, एक पदार्थ जो बहुत कम स्तर की चालकता प्रदान करता है, एक पदार्थ जो शून्य चालकता प्रदान करता है, एक पदार्थ जो बहुत उच्च स्तर की चालकता, बहुत उच्च तो चालक ही तो होगा, ये गलत हो गया, शून्य चालकता ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो अर्धचालक के बारे में कहता है, बहुत नम चालकता ये भी नहीं होगा भैया। एक है चालक और एक है अचालक, ये तो क्या है चालक, और एक है अचालक। ठीक है, और इन दोनों का गुण इसमें पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो अर्धचालक है, अर्धचालक, तो इसकी चालक यानी इसकी चालकता है तो इससे तो क्या होगी ज्यादा, सॉरी कम होगी, और इसकी अचालकता है तो इसकी अचालकता इसकी कम होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, क्योंकि एक पदार्थ जिसमें एक विद्युत रोधक यानी इंसुलेटर हो गया, ठीक है ये इंसुलेटर हो गया, एक चालक यानी कंडक्टर हो गया ये कंडक्टर, और दोनों की सीमाओं के बीच में कहीं चालकता स्तर होता है तो ये बीच में। तो ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। अगला आता है यहाँ 32 नंबर, और 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 32 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग व्यापक रूप से छोटे डलवा मोल्डेड भागों जैसे दीप धारक, लैंप होल्डर, अत्यंत खंड टर्मिनल ब्लॉक और छोटी पट्टिकाओं यानी स्मॉल पैनल के लिए किया जाता है। दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। ये व्यापक रूप से छोटे या डलवा मोल्डेड भागों जैसे दीप धारक होल्डर है यानी लैंप होल्डर है, ठीक है समझ गए। अत्यंत खंड यानी टर्मिनल ब्लॉक होता है, और छोटी पट्टिकाओं को स्मॉल पैनल के लिए बनाया जाता है। तो भैया एस्बेस्टस, बेकेलाइट, कपास और रेशम है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो भैया ये बनाए जाते हैं आपके किसके, क्योंकि लैंप होल्डर के लिए बात करें तो लैंप होल्डर जो होते हैं ये क्या होते हैं, बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इंसुलेटर के बारे में कहा जाता है कि इसमें प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। दोस्तों ध्यान रखना, एक होता है चालक और चालक में प्रतिरोध जो होता है वो तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे चालक के अंदर जो ताप गुणांक होता है ना, ताप गुणांक जो होता है वो होता है धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। नेक्स्ट बात करते हैं अचालक। अचालक और अचालक होता है तो यहाँ पे R समानुपाती 1/T होता है ये। तो यहाँ अपन कहेंगे ताप गुणांक, तो ये ताप गुणांक होता है। और यहाँ पे जो ताप गुणांक होता है, यहाँ पे बात करेंगे ताप गुणांक R समानुपाती, सॉरी हाँ सही तो है। तो ताप गुणांक जो होता है यहाँ ऋणात्मक होता है, किसमें, अचालक में। तो अचालक में ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये नहीं कि 5 गुना बढ़ेगा तो ये घटेगा, नहीं, मात्र ये जैसे बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इसका बहुत हल्का सा कम घटता है। तो यहाँ पे निम्न प्रभाव, यहाँ लिखेंगे अपन निम्न प्रभाव होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं अर्धचालक। अर्धचालक, तो अर्धचालक के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध होता है वो 1 ये ज्यादा इफेक्ट करता है, जितना गुणा बढ़ेगा उतना तुरंत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसका जो ताप गुणांक होता है ना, इसका जो ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो किसका पूछ रहा है, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का पूछ रहा है तो भैया ऋणात्मक ही आएगा, राइट ऑप्शन डी। ठीक है, अगला लीजिएगा, और अगला आता है यहाँ 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं 34 नंबर। तो यहाँ पे 34 नंबर को समझो ध्यान से। एक अच्छी संवाही सामग्री है, संवाही यानी चालक, संवाही यानी कि चालक होता है, और चालक यहाँ दे रखा है चांदी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 35 नंबर, और 35 नंबर क्या है, तो 35 नंबर है कि खालिस्तान एक ऐसी सामग्री है जिसमें खालिस्तान के कुछ अभिलक्षण होते हैं, कुछ अभिलक्षण होते हैं। यानी कि चालक एक ऐसी सामग्री है जिसमें
रोधक यानी इंसुलेटर और अर्धचालक, अर्धचालक के कुछ अभिलक्षण होते हैं। अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है, भाई इसको रख के चेक करना पड़ेगा। अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसमें चालक और इंसुलेटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अर्धचालक यहाँ है। अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसमें खालिस्तान यानी चालक और इंसुलेटर दोनों के यानी कुछ गुण अभिलक्षण होते हैं। तो राइट ऑप्शन ये हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। और अगला प्रश्न क्या है, 36 नंबर। और 36 नंबर क्या है कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग खालिस्तान क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ये सेल लगा दिया और यहाँ से तारों के अंदर धारा जा रही है और ये लैंप है, ये जल रहा है, अपन को दिख रहा है ये जल रहा है और ये जल रहा है, इसका मतलब ये चारों तरफ से क्या है, बंद है। तो ये क्या कहलाएगा, ये बंद परिपथ। अगर मैं इसको तोड़ दूं यहाँ से तो ये खुला परिपथ हो जाएगा। अगर ये फेज तार न्यूट्रल के टच हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ अपन नॉर्मल कहते हैं कि भैया अगर इस तरह हो जाता है तो ये आपका कहलाता है कौन सा, शॉर्ट परिपथ होता है। तो यहाँ पे वो परिपथ कहलाता है। और परिपथ के सबसे कमजोर भाग कौन सा होता है, तो यहाँ पे अपन पूछते हैं परिपथ का सबसे कमजोर भाग होता है क्या, तो अपन बात करेंगे फ्यूज। क्या होता है, फ्यूज होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये, तो ये क्या है कि एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है एक कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे अपन ने लिखा ये बंद परिपथ। ठीक है, बंद परिपथ होता है परिपथ। तो इसके अंदर तो यहाँ पे अपन ने सीधा दिया ये, और ये लैंप आराम से जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है दूसरा नंबर, यानी कि अपन बात करते हैं खुला परिपथ। और खुला परिपथ क्या है, तो यहाँ पे अपन ने ये कहा इस प्रकार से, और बीच में से इसको तोड़ दिया भाई साहब ये। ठीक है, अब ये तोड़ दिया तो इसमें धारा कितनी जाएगी, धारा तो बिल्कुल जाएगी नहीं। तो प्रतिरोध क्या हो गया, अनंत। यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो गया, तो अपन कहेंगे अनंत हो गया यहाँ पे। एक होता है यहाँ पे शॉर्ट परिपथ। और शॉर्ट क्या है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये, और ये फेज तार है जो न्यूट्रल के क्या हो गया, टच हो गया। तो इसमें धारा का मान तो क्या होता है, अनंत। और प्रतिरोध का मान क्या होता है, 0 होता है। और एक जैसे कि अपन बात करते हैं लीकेज, तो लीकेज के अंदर बात करते हैं यहाँ पे ये, और लीकेज के अंदर बात करते हैं ये जो भी होता है इसके यूं ये टच हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ धारा परिपथ से अंडरग्राउंड चली जाती है। तो ये सारा का सारा आ गया। अब पूछ क्या रहा है कि अनंत प्रतिरोध हो, भाई अनंत प्रतिरोध तो इसी में है और ये ओपन सर्किट है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनंत प्रतिरोध होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 37 नंबर हो गया। 38 नंबर लीजिएगा। और 38 नंबर क्या है, तो यहाँ पे 38 नंबर को समझिएगा। वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज तत्व पिघलता है और उसके द्वारा सुरक्षित परिपथ को वियोजित कर देता है, तो इसका मान फ्यूज तत्व धारा रेटिंग से अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, वापस ध्यान समझिएगा। वह न्यूनतम धारा बताओ जिस पर फ्यूज तत्व पिघल जाता है, बस यही समझना है। जैसे कि अपन ने कहा कि एक परिपथ है ये, और ये लोड लगा है हमारा, और यहाँ पे ये फ्यूज लगा दिया, तो ये फ्यूज तार है। अब ये फ्यूज तार वह न्यूनतम मान बताओ जिस पर ये पिघल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम फ्यूजिंग धारा कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे हम फ्यूजिंग धारा कहते हैं, फ्यूजिंग धारा कहते हैं, फ्यूजिंग धारा कहते हैं। तो ये ठीक है। अगला आता है यहाँ पे 39 नंबर। और 39 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 39 नंबर प्रश्न को समझिएगा। सर्किट ब्रेकर में आर्क के प्रतिरोध को निम्न विधियों में से किस एक को छोड़कर शेष सभी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो सर्किट ब्रेकर में आर्क के प्रतिरोध को, आर्क का प्रतिरोध है, और निम्न विधियों में से किस एक को छोड़कर शेष सभी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आर्क की लंबाई बढ़ाना, ठीक है, आर्क का पाउडर से कोटिंग, आर्क को ठंडा करके, और आर्क का क्रॉस सेक्शनल को कम कर दें। भाई यहाँ पे जैसे कि आर्क है उसको पतला कर देंगे तो सीधी बात है प्रतिरोध तो क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा। आर्क को ठंडा कर देंगे तो अर्धचालक की भांति काम करता है, ठंडा करेंगे प्रतिरोध बढ़ता है। लंबाई इसके समानुपाती होता है, तो ये होगा। तो यहाँ आर्क का पाउडर तो कोई मतलब ही नहीं है इसको, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी ऑप्शन।
नेक्स्ट आता है 40 नंबर, और 40 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, समझिए ध्यान से। ये फ्यूजिंग करंट I और तार के व्यास D के बीच का संबंध खालिस्तान है, जिसमें K एक स्थिरांक है जिसे फ्यूजिंग स्थिरांक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो धारा होती है समानुपाती D की पावर अपन कह सकते हैं यानी 1.5, और जब इसको सिंप्लीफाई किया जाता है तो K आता है और D होता है, तो यहाँ पे इसको 3/2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आराम से, I बराबर K D की पावर 3/2, I बराबर K D की पावर 3/2 सॉरी, तो ये 3/2 राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये। आगे अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न क्या है, तो 41 प्रश्न नंबर को ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जो त्रुटि का पता लगाता है और सर्किट ब्रेक के संचालन की शुरुआत करता है ताकि दोषपूर्ण स्थिति की सिस्टम को अलग करता है। त्रुटि का पता भी लगाएगा और फिर सर्किट ब्रेकर में संचालन की शुरुआत करता है, ठीक है, ताकि दोषपूर्ण तत्वों को बाकी सिस्टम से क्या कर सके अलग। तो भैया पता लगाने का काम कौन करता है, वो काम करता है रिले, क्योंकि और जो फ्यूज रिले है ये तो तोड़ने का ही काम करते हैं, सीधा पता नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल राइट होता है। अगला आता है यहाँ पे 42 नंबर, जनित्र के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल अपन समझते हैं कि ये आपका मशीन है और ये, ठीक है, ये तो यहाँ पे ये तो होती है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और ये जब शाफ्ट घूमती है, ये घूमती है तो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और यह यांत्रिक ऊर्जा। अब आप इसको जनरेटर बनाते हो, मोटर बनाते हो, इसको अगर मोटर बनाते हो तो भैया विद्युत देवगिर ये हो जाएगा। तो अपन कहेंगे यहाँ पे विद्युत ऊर्जा टू यांत्रिक ऊर्जा। भाई विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में। अगर यहाँ जनरेटर आ जाए, जनरेटर में आपका चाहे डीसी जनरेटर आ जाए, चाहे अल्टरनेटर आ जाए, चाहे आपका डायनेमो आ जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देता है। तो यहाँ जनरेटर की बात कर रहा है तो जनरेटर ये हो गया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये D4 यहाँ पे देवसेना हो जाता है, डंके की चोट पर होगा सिलेक्शन। यहाँ पे 43 नंबर, और 43 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 43 नंबर प्रश्न को। और 43 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पे, एक 6 ध्रुव सिंप्लेक्स तरंग कुंडलित आर्मेचर में धारा के समानांतर पथ होते हैं, धारा के समानांतर पथ होते हैं। तो क्या होते हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे अपन कहते हैं सिंप्लेक्स तरंग कुंडलन। तो भैया यहाँ पे एक होती है लेप और एक होती है वेव। समांतर अगर पथ पूछ रहे हैं तो A बराबर इसमें P होता है और इसमें A बराबर 2 होते हैं। अब पूछ रहा है तरंग, तरंग का मतलब ये वेव ही होता है, तरंग है ना, तरंग ये। तो इसमें A बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें तो A बराबर 2 होता है, तो ये 2 पोल पे डिपेंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लेक्स है इसलिए एक कर देंगे, तो यहाँ A बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगर जैसे वो तरंग की जगह लेप के अंदर पूछता तो भैया यहाँ P कितना है तो फिर 6 करते, और 6 × 1 फिर 6 करते, ये ध्यान रखना। लेकिन उसने तरंग पूछा है। 44 नंबर है, और 44 नंबर क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं 44 इंटरपोलो का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरह समझिएगा, ये बॉडी होती है और स्टेटर के अंदर आते हैं तो ये हमारे फील्ड पोल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये फील्ड पोल, और इसके अंदर ये छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे होते हैं भैया इंटरपोल। तो इनको क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। क्या कहेंगे, इंटरपोल कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, तो इनको फील्ड पोल कहते हैं, फील्ड पोल कहते हैं। अब इस पे वाइंडिंग होती है, वो इंटरपोल वाइंडिंग होगी। और यहाँ पे ये जो वाइंडिंग होती है ना, ये भैया मोटे तार और कम लपेट की होती है, मोटे तार कम लपेट की होती है। बीच के अंदर होता है यहाँ पे आर्मेचर घूमने वाला, यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका काम होता है, इंटरपोलो का मेन काम होता है कम्यूटेशन दोष को दूर करना, ठीक है।
कम्यूटेशन दोष का मतलब होता है स्पार्किंग को कम करना, तो कम्यूटेटर पर से स्पार्किंग कम करना, ये राइट ऑप्शन होता है आपका ये। तो डी ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा राइट। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 45 नंबर, और 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझिए दोस्तों ध्यान से। तो यहाँ पे 45 नंबर क्या है, एक शंट जनित्र 440 वोल्ट पर 40 एम्पियर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है। शंट प्रतिरोध 220 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है। आर्मेचर विद्युत धारा की गणना करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बात कर रहे हैं शंट जनित्र है, इसका मतलब लोड लगाना पड़ेगा यहाँ पे ही, और इसके समांतर में एक पतले तार की अधिक टर्न की क्वाइल है। अब भाई आर्मेचर ही तो पैदा करेगा ईएमएफ, तो आर्मेचर पैदा कर रहा है और धारा निकालता है, तो ये आर्मेचर धारा हो गई। धारा हो गई तो भैया इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, दोनों तरफ। ये किस में जा रही है, लोड में जा रही है, इसलिए हमने कह दिया IL यानी लोड धारा। ये किस में जा रही है, तो ये भैया शंट वाइंडिंग है, ये शंट वाइंडिंग है SH, ऐसे शंट वाइंडिंग है, शंट फील्ड कह दो ये। तो यहाँ ये इसमें आ रही है, तो ये शंट धारा हो जाएगी, ये लो शंट धारा SH। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि ये धारा दो भागों में बट गई, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ IA बराबर ISH प्लस IL। भाई इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको अगर दोनों धारा दे रखी है तो इसमें रख दीजिए। तो देखो यहाँ पे 40 एम्पियर लोड धारा, तो भैया लोड धारा तो दे रखी है, IL बराबर तो कितना दे रखा है, 40 एम्पियर दे रखा है, लेकिन आपके पास में ISH नहीं है। तो दोस्तों ISH निकालने के लिए सूत्र होता है V बटा RSH। तो V परसेंट में दे रखा है 440, RSH भी परसेंट में दे रखा है, ये रहा शंट वोल्टेज का प्रतिरोध 240 है, तो सॉरी 220 है। तो 220 का भाग 240 में देते हैं तो मेरे ख्याल से 2 बार जाता है, और 2 बार जाता है तो ये ISH आ गया, तो ISH बराबर 2 एम्पियर हो गया। और अब करना क्या है, जोड़ना है तो 2 + 40 तो बराबर 42 एम्पियर राइट ऑप्शन होता है, तो 42 एम्पियर राइट। क्लियर। हाँ जी, अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आता है 46 नंबर देखिएगा ध्यान से। और 46 नंबर क्या है, तो देखो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यहां पर कहेंगे सीधा डीसी जनरेटर पूछ ले, चाहे आप अल्टरनेटर पूछ ले, माइकल फेराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। फेराडे का चुंबकीय प्रेरण, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम होता है, म्यूचुअल इंडक्शन लेंज होता है। फेराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस तो कहां से आएगा, यही तो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे 46 नंबर हो गया, और ये लीजिए 47 नंबर। और 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे जब डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले डायनेमो क्या है, तो अपन कहते हैं यह जनरेटर का छोटा रूप होता है, जनरेटर का छोटा रूप। ठीक है, इसमें आपसे चुंबक पूछा जाए कि चुंबक कौन सा प्रयोग करते हैं, तो इसमें स्थायी चुंबक प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज इसका प्रयोग पूछा जाए, प्रयोग कहाँ करते हैं, तो भैया वाहनों में बैटरी चार्जिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज आपसे पूछा जा सकता है कि डायनामो क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे जनरेटर ही तो कहेंगे। तो मोटर कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं, तो कहते हैं तो जनरेटर ही है, इसे क्या कहेंगे, जनरेटर ही तो कहेंगे, लेकिन छोटा जनरेटर कहेंगे। स्थायी चुंबक है, प्रयोग है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। 47 नंबर हो गया, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला आता है यहाँ पे 48 नंबर, और 48 नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। तो 48 नंबर प्रश्न है कि एक मोटर द्वारा उत्पन्न की गई यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है। तो यहाँ एक मोटर द्वारा उत्पन्न की गई यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है, बैक ईएमएफ शून्य होता है। एक मोटर द्वारा उत्पन्न की गई यांत्रिक शक्ति जो अधिकतम होती है जब, अच्छा ये पूछ रहा है कि यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है जब बैक ईएमएफ शून्य होता है, बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है,
और बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से कम होता है, बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से अधिक होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर अधिकतम दक्षता की बात करता है तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो V होता है, सप्लाई वोल्टेज होता है, ये बैक ईएमएफ, अब ये तो सीधी बात है ये तो कम होगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे ये, इस प्रकार से आप कह सकते हो। और बैक ईएमएफ आपको निकालना है तो भैया वोल्टेज ये है और नीचे 2 है, तो अपन कहेंगे सप्लाई वोल्टेज से ये आधा होता, सॉरी ये तो सप्लाई वोल्टेज है तो ईएमएफ बैक ईएमएफ का दुगना होगा। अब बैक ईएमएफ पूछा है तो बैक ईएमएफ जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है, बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से क्या होता है, आधा होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 49 नंबर, और 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझोगे कि उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण वाली दिष्ट धारा, उच्च बल आघूर्ण वाली दिष्ट धारा, तो दोस्तों यहाँ पे एक होता है श्रेणी मोटर, ये तो एक होती है यहाँ पे शंट मोटर और एक होती है यहाँ पे कंपाउंड मोटर, 3 है। सबसे ज्यादा जो टॉर्क होता है, अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं टॉर्क, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है जो 5 से 7 गुना, 5 से 7 गुना होता है। इसका टॉर्क होता है कम होता है, लगभग 1.5 गुना होता है। और जो कंपाउंड होता है वो शंट से तो ज्यादा होता है और श्रेणी से कम होता है, तो लगभग मान लेते हैं इसमें अपना 2 से या 3 से 4 मान लो, 3 से 4 गुना होता है, ये इस प्रकार से है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से ये होता है दोस्तों। ठीक है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो यहाँ पे ये जैसे कि मैंने लोड दे दिया और ये टॉर्क है, तो इसका टॉर्क तो भैया ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ श्रेणी का। अगर मैं यहाँ शंट का बनाना चाहूँ तो शंट का लोड है और टॉर्क बिल्कुल नियत होता है, थोड़ा सा हल्का सा घटता है। अगर मैं इसका बनाना चाहूँ यूं तो इसका लगभग यूं होता है, यूं, ठीक है, यूं होता है सीधा, यानी इससे तो थोड़ा सा कम होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण वाली कौन सी मोटर है, तो अपन कहेंगे सबसे ज्यादा होता है ये, और सबसे कम होता है शंट, तो श्रेणी मोटर होती है ये। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे श्रेणी जो मोटर होती है ना, ये भारी लोड के लिए प्रयोग की जाती है, भारी लोड के लिए होती है। इसमें जो गति होती है वो गति लोड के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है, जबकि इसके अंदर जो गति होती है ना वो गति बराबर क्या होती है, नियत होती है। और ये निम्न लोड के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये श्रेणी मोटर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये कि डीसी मोटर का घूर्णनशील भाग क्या कहलाता है। अरे दोस्तों यहाँ पे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ पे डीसी मोटर का घूर्णनशील भाग क्या कहलाता है, यहाँ पे बात करते हैं, ये स्टेटर हो गया, स्टेटर हो गया, तो ये स्टेटर के अंदर क्या है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, स्टेटर। ये क्या कहलाता है, तो यहाँ कहते हैं इसको फील्ड पोल, फील्ड पोल कहते हैं। तो ये भाग तो सारा का सारा स्थिर रहेगा भाई, यहाँ पे वाइंडिंग अपन कर देंगे, तो यहाँ पे वाइंडिंग करेंगे और सप्लाई क्या दे देंगे, तो यहाँ डीसी देते हैं। इसका अंदर का जो भाग होता है इसे कहते हैं अपन क्या, आर्मेचर, आर्मेचर। और ये आर्मेचर होता है, यही तो घूमेगा, तो ये घूमने वाला भाग होता है, तो ये आर्मेचर होता है डीसी मोटर। अब आर्मेचर पे कम्यूटेटर भी लगा होता है, आर्मेचर पर कम्यूटेटर भी लगा होता है, और कम्यूटेटर पर 2 ब्रश होती है, तो ब्रश तो स्थायी रहती है, आर्मेचर और कम्यूटेटर घूमता है, तो यहाँ पे इसको भी डीसी देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कम्यूटेटर होता है ना, वो कम्यूटेटर अंदर क्या करता है, डीसी को, यहाँ डीसी है और यहाँ क्या देगा, ये एसी कर देता है, तो ये करता है कौन, तो हमारा कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर यहाँ मोटर के अंदर क्या करेगा, डीसी को एसी में बदल देता है। और यहाँ घूमने वाला भाग हो गया कम्यूटेटर और आर्मेचर, तो ध्रुव, स्टेटर, आर्मेचर, कार्बन ब्रश। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि सी ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल यहाँ राइट होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे ये थे आज का पूरे कंप्लीट प्रश्न अपन ने देखे, और यहाँ पे ये काफी अच्छा सेशन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।